निवेदन करूंगा हमारे बीच में श्रीमान नटवर जी थानवी, जो कि सलाहकार भी है और पर्यावरण व अन्य गतिविधियों में हमारे साथ पूर्ण रूप से सेवा दे रहे हैं। नटवर जी थानवी आप आए और अपना उद्बोधन हमें दें। नटवर जी थानवी। आदरणीय गुरु चरणों में सादर नमन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। जब गुरु यहाँ मौजूद हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्म यहाँ मौजूद है। इनके आशीर्वचन से, इनकी आज्ञा से दो शब्द कहने की अनुमति चाहता हूँ। बहुत कुछ कहा गया। हम लोग बहुत गौ माता की सेवा करते हैं। राष्ट्रीय धरोहर गौ को क्यों करना चाहिए, मैं 4-5 पॉइंट नीमराणा जी से आदेश लेते हुए बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। राष्ट्रीय धरोहर कर देंगे क्या फायदा होगा? आप बार बार मांग करते हैं कि साहब राष्ट्रीय धरोहर कर देते हैं, राष्ट्रीय, कोई कहता है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, कोई कहता है क्या कर दो। लेकिन अगर गाय को ऐसा कर देते हैं तो इससे फायदा क्या होगा? सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि गाय को संरक्षित, गौवंश को जो है संरक्षित पशुधन के रूप में, धरोहर के रूप में घोषित किया जाता है, तो अभी क्या हो रहा है कि एक राज्य में गाय को काटना कानूनन वैध है, गाय को काट सकते हैं। एक राज्य में गाय को काटना है, तो जिस जगह गाय हैं, हमारे यहाँ से भी लोग ले जाते हैं, अपन रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि सब गायों को भर के लेके गए और बूचड़ खाने में जाते हैं, कत्ल में जाते हैं, या लोग रोड पे जाके भी पॉलिटिकली कई बार होता है। तो अगर देश, हमारा केंद्रीय शासन इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देता है तो सारे राज्यों में एक जैसा कानून लागू हो जाएगा। और ये गाय, कोई ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो इसको यहां काटूंगा, ऐसा नहीं कर सकता, किसी सूरत में नहीं कर पाएगा। ये इसलिए मांग की जा रही है कि गाय संरक्षित हो, गाय बचे। और ये राज्य जो है गलियां निकालते हैं, राज्य जो है अलग अलग संप्रदायों को, अलग अलग लोगों को जो छूट देते हैं, वो छूट पूर्ण रूपेण से बंद हो जाए। पहली बात, गाय को संरक्षित क्यों घोषित किया जाए, राष्ट्रीय धरोहर क्यों घोषित किया जाए, इसके लिए मैं जो मूल भावना है, वो मूल भावना ये है कि अलग अलग राज्यों के सारे कानून जीरो हो जाएं और एक देशव्यापी कानून बने। हमारे पूर्व संत आदरणीय करपात्री जी ने तो बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बड़े बड़े संतों ने जो है अपनी बलि दी, गोलियां खाई। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि राष्ट्र पूरे में अभी भी गौ माता को संरक्षित घोषित नहीं किया गया है। और उसके पीछे लोग लॉजिक क्या देते हैं कि साहब आप तो गाय गली गली घूमती है, आप इसकी कौन सी सेवा करते हो, आप इसको क्या करते हो? ये जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो हमें ही प्रताड़ित करते हैं, हमें ओलभा देते हैं। तो हम तो ऐसा कर सकते हैं कि जो निराश्रित गाय है, बाहर है, उसकी जी जान से सेवा करें, प्लास्टिक नहीं खाने दें उसको। अगर कहीं हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण की बात साथ में है, गाय को बचाने की बात साथ में, प्लास्टिक को जीरो कर दें। सबसे ज्यादा गायों का अगर कोई दुश्मन है तो वो बड़ा दुश्मन है प्लास्टिक। हमने 2 रुपए की थैली में सब्जी लाए, 10 रुपए की सब्जी थैली लाए, उसी थैली में कुछ और सामान डाल के रोड पे फेंक दिया। गौ माता ने उसको आहार के रूप में लिया, वो पॉलीथीन डाइजेस्ट नहीं होता है, पॉलीथीन पेट में होता है। 2017-18 के काल में मैं जब बाड़मेर जिले में काम कर रहा था तो जो कंकाल पड़े थे, उस कंकाल में मांस नहीं मिलता था, लेकिन 15-15, 20-20 किलो प्लास्टिक उसमें मिलता था। दूसरी बात है हरे चारे की और गोचर को हटाने की। गोचर में कब्जे हैं, कोई बाहर का आदमी आके कब्जे नहीं कर रहा है। हमेशा कब्जे बुरा नहीं माने। जो हमारे में से राजनीतिक प्रभाव रखने वाले होते हैं, जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है,
वो लोग कब्जे करवाते हैं या बाहुबली कब्जे करते हैं कि क्या है, मारवाड़ी में कहते हैं मारो कहीं बिगाड़ ले, वो लोग कब्जे करते हैं। कब्जा करने वाले अपने ही भाई है। ये हमारे पूर्वजों ने गोचर जो छोड़े थे, वो गोचर पर्यावरण का बहुत बड़ा एक हिस्सा था। कैसे ये जो आज अभी टेम्परेचर आपका 56 डिग्री गया था, सरकार ने 50 डिग्री माना कि साहब 50 डिग्री है, लेकिन टेम्परेचर आपने अखबारों में देखा होगा, घरों में जिनके थर्मामीटर लगे थे उन्होंने देखा होगा 56.3 डिग्री सेल्सियस तक इस बार टेम्परेचर गया था। और मौसम विज्ञानी कहते हैं कि अगले 3 सालों में 5 डिग्री और बढ़ जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गोचर, ओरण, पायथान, तालाब, आगोर हम सब खा गए। हम छोड़ ही नहीं रहे, जमीन का टुकड़ा छोड़ ही नहीं रहे। गाय स्वच्छंद विचरण करती थी गोचर में, अपनी मर्जी का आहार खाती थी। जो गोबर निकलता था उस गोबर से वो जमीन उपजाऊ होती थी, घास होते थे। पूरा जैसलमेर जिला सेवन विहीन हो गया है, जो सेवन के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता था, जहां सेवन सबसे अच्छी घास होती थी। आज वहां सेवन देखने को नहीं है, क्योंकि गायें नहीं है, स्वच्छंद विचरण नहीं है। आपने तारबंदियां कर दी, ट्रैक्टर से खेती कर दी, गायों को रोक दिया। तो पर्यावरण बचाना है तो केवल अकेले पेड़ लगाने से पर्यावरण नहीं बचता। पेड़ों के साथ साथ जो हमारे जितने जीव हैं, इन जीवों के साथ, इसलिए आजकल कबूतरों के चुग्गे हो गए, चिड़ियाघर बनने लग गए। आप जितने इन जीवों को संरक्षित करेंगे हम, तभी जाके और हम जो है पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। ये प्रण तो हमें लेना ही है कि मेरे घर में अगर 5 सदस्य हैं तो कम से कम एक सदस्य के हिस्से 10 पेड़ आएंगे। मैं कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में जमीन जहां है, मेरे को जहां जमीन मिले, जरूरी नहीं मेरे घर के आगे करे, मैं कहीं भी अपने घर में अगर 1 मेंबर है, 2 मेंबर है, 3 है, 1 मेंबर के साथ में 10 पेड़ों का पूरे जीवन में आप 10 पेड़ लगाइए। और गौशालाओं से मेरा रेगुलर है कि आपके यहाँ जितनी गायें आप संधारित करते हैं, उन गायों का 10 गुना पेड़ आपकी गौशाला में वो मौजूद होना चाहिए, आपके आस पड़ोस में। ये जैसे ये गौशाला, इसकी बाउंड्री के बार पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ जरूरी है, क्योंकि गायों को एसी नहीं चाहिए, कूलर नहीं चाहिए, गायों को ठंडी हवा चाहिए। और ये पेड़ आपके तापमान को 3 डिग्री कम करते हैं। ये पेड़ 3 डिग्री कम करते हैं। सरकार ने एक और लफड़ा कर दिया है। सरकार ने क्या किया है कि जहां जहां आपके ओरण, गोचर, उसमें 200 से ज्यादा पेड़ है, उनको डीम्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशन में डालने का प्रयास किया है, जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। डीम्ड फॉरेस्ट से नुकसान क्या होगा कि अगर ये फॉरेस्ट में जमीन चली जाती है तो फॉरेस्ट में हमारी गायें जाके विचरण नहीं कर सकती, सरकार की वन विभाग में। और सरकारी कामकाज अभी हम 60-70 सालों से देख रहे हैं, ऐसे ही चलते हैं। तो डीम्ड फॉरेस्ट का हम पुरजोर विरोध करते हैं। जिन लोगों ने डीम्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशन दी है वो एसी कमरों में बैठते हैं, वो कभी गए नहीं, गाँव में गए नहीं, उनके पुरखों ने कभी गोचर ओरण देखा नहीं, कागजों में देखा, उन्होंने तो कहा अच्छा इतनी जमीन है, इसको डिक्लेयर कर दो। ऐसा नहीं है, इसके लिए एक आंदोलन चल रहा है डीम्ड फॉरेस्ट का। मेरी माताओं और बहनों से निवेदन है कि आप घरों में जैसे तुलसी के पेड़ लगाती हैं, वैसे ही सार्वजनिक स्थानों पे पीपल, बड़, आंवला, नीम, आम, इन पेड़ों को प्रशय दीजिएगा, इनको लगाइएगा। गौशाला वालों से निवेदन है कि अपनी अपनी गौशाला के लिए जितनी गायें आप संधारित करते हैं, उन संधारित करने वाली गायों के 10 गुना, क्योंकि उसके बगैर होगा नहीं। एक नेपियर घास की बात आई। मैं मूल रूप से फलोदी जिले का रहवासी हूं, फलोदी का हूं। 100 बीघा जमीन 3 लाख रुपए सालाना किराए पे मिलती है, पानी वाली, ट्यूबवेल वाली, जिसे कहते हैं मौकाते लेते हैं या वो आड़ी पे लेते हैं, वैसे वो लोग लेते हैं। क्या 3 लाख रुपए लगा के गौशाला वाले एक गौशाला 1-1 करोड़ रुपए का चारा खरीदती है? किससे खरीदती है चारा? उन लोगों से खरीदती है जिनके लिए हम मना करते हैं कि साहब ये गायों के विरोधी है। चारा सारा जो है वो लोग बेचते हैं जिनको गायों के से कोई लेना देना नहीं है। हम 10, 12, 15 रुपए किलो चारा खरीदते हैं, उनको फायदा देते हैं और वो शाम को उसी गाय का आहार बनाते हैं, उसी का। तो अगर चारे पे हम सक्षम हो जाएं, सारी गौशाला किराए की जमीन लें, लेकिन चारा स्वयं का उगाए, तो ही हम आर्थिक रूप से,
समाज के ऊपर भी कम निर्भर रहेंगे। गायों को स्वस्थ और नारायण जी ने कहा ना पौष्टिक आहार बाहर से नहीं आता है। पौष्टिक उसको हरा चारा चाहिए, रोज का 5 किलो एक गाय को हरा चारा चाहिए। तो पौष्टिक आहार तब मिलेगा जब हम किराए की जमीन लेके भी, जरूरी नहीं कि आपके जोधपुर में कोई गौशाला है उसके पास में आज यहाँ जमीन नहीं है, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह जमीन किराए पे ले सकती है और वहां जो है उसका कर सकती है। अनुदान की मांग आई, अभी मैं बैठा था तो नारायण जी ने जब कहा कि सरकार से हम छोटे पशु के लिए 50 रुपये, बड़े पशु के लिए 100 रुपये चारे की मांग कर रहे हैं, अनुदान की मांग कर रहे हैं, तो एक जब सज्जन बोले कि साहब अनुदान तो हर कार गढ़ ही देवे ने हमें कई मांगों के। ऐसा नहीं है। जिस वक्त में 20 रुपये और 40 रुपये का अनुदान था, उस वक्त में सूखा चारा 200 रुपये क्विंटल, खाखला जो है वो 170 रुपये और 200 रुपये क्विंटल आता था। जवार की कड़ब 1 रुपये किलो आती थी, आज जवार की कड़ब 13 रुपये किलो है, 1300 रुपये किलो है। खाखला जो सबसे निकृष्टतम चारा है वो 800 रुपये क्विंटल है। जब भावों में 8-8 गुना वृद्धि हो गई तो क्या हम इस अनुपात में अनुदान को बढ़ाने की मांग नहीं कर सकते? दूसरा, जिन चीजों पे टैक्स लगा है, वही गायों का जो पैसा अनुदान का पैसा आ रहा है वो स्टाम्प ड्यूटी पे आ रहा है, लिकर टैक्स पे आ रहा है, आबकारी से आ रहा है। वहां उन्होंने अपनी बेस कीमतें बढ़ा दी है, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी है, बेस कीमतें बढ़ा दी है। जब आपने बेस कीमतें बढ़ा दी है तो क्यों नहीं अनुदान, वो पैसा ज्यादा अनुदान का आए, सरकार उस पैसे को दूसरी जगह क्यों यूज करे? हमारे आसपास ये जो सूरजमाल जी ने कहा कि 100 से ज्यादा प्रजातियां थी, वो प्रजातियां खत्म हो गई है। गौशाला वालों से निवेदन है कि गौ संवर्धन करें, अपने अपने यहाँ एक विशेष तरह की गाय का कर लें कि ये मैं राठी को, कांकरेज को, थार पारकर को संवर्धन करूंगा। संवर्धन करेंगे तभी अपनी नस्लें बच पाएगी और दूध बच पाएगा। हमारे चारों तरफ गायें विचरण करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है महाभारत में, चूंकि कथा कृष्ण भगवान की चल रही है, गावो ममाग्रतः संतु, गावो में संतु पृष्ठ, गावो में सर्वत्र संतु, गावो मध्य वसा में हम। गायें मेरे आगे हों, गायें मेरे पीछे हों, गायें मेरे दाएं हों, गायें मेरे बाएं हों, मैं इन गायों के बीच में विचरण करूं। ये भगवान श्री कृष्ण की मान्यता थी, उनका जीवन में आचरण था। आपसे भी निवेदन करूंगा कि प्रकृति का वैसा वातावरण बनाइए, क्योंकि गाय पर्यावरण का सबसे बड़ा मित्र है। गायों के खुर से लगा के और सारे शरीर से पर्यावरण का बहुत बड़ा फायदा होता है। हमारे आसपास ऐसे ही गायें हों, हम ऐसे ही गायों के बीच में विचरण करें, गायें हमें आशीर्वाद देती रहे, गायों से दूध की नदियां बहती रहे, हमारे बच्चे पौष्टिक और पुष्ट हों, ऐसी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार।